हेलो एवरीवन। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, जो कि हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था। तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इसमें जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं बेस्ड ऑन बेसिक प्रिंसिपल या प्रिंसिपल ऑफ जो इसका एडिशन और मल्टीप्लिकेशन वाला प्रिंसिपल होता है, वो सभी जो डिफरेंट क्वेश्चन होते हैं वो हमने ऑलरेडी देखे हुए थे लास्ट क्लास में कि कैसे डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस उसमें बन सकते हैं, और कैसे जो हमें यहाँ पे समझ में भी नहीं आता कि इसमें हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अप्लाई कर सकते हैं, तो वो हम अप्लाई करते हुए और सिंपल जो प्रिंसिपल ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन का होता है उसका यूज़ करते हुए हम कैसे उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अभी आज हम देखने वाले हैं क्या, परम्यूटेशन विदाउट रिपीटिशन एंड विथ रिपीटिशन, रैंक ऑफ अ वर्ड एंड टाई एंड गैप मेथड, और परम्यूटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स। तो ये सारे टॉपिक जो हैं ये आज हम कवर करने वाले हैं। तो वन बाय वन करके हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो जो परम्यूटेशन का फॉर्मूला होता है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ परम्यूटेशन ऑफ आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट। क्या मतलब हुआ इसका, कि अगर हमारे पास एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से कोई आर ऑब्जेक्ट हमें उनका क्या करना है, परम्यूटेशन करना है या उनको अरेंज करना है, ठीक है ना। तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है एन पी आर। दिस इज एन पी आर। और ये फॉर्मूले को अगर ब्रेक करेंगे तो इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं क्या, फैक्टोरियल एन बाय फैक्टोरियल एन माइनस आर। ठीक है, आप देख सकते हैं यही चीज़ जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज एन पी आर। तो ये क्या लिखा हुआ है, एन पी आर फैक्टोरियल एन बाय फैक्टोरियल एन माइनस आर। वही चीज़ मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की कि दिस वॉट एन पी आर इज फैक्टोरियल एन बाय फैक्टोरियल एन माइनस आर, दिस ठीक है ना। तो ये जो फॉर्मूला है इसको अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको लिख सकते हैं क्या, एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू। ठीक है, और ऐसे करके आप आएंगे कहाँ पे, एन माइनस आर प्लस वन और एन माइनस आर यहाँ तक। ठीक है ना, और आपके डिनोमीटर में क्या है, एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो इसको आप यहाँ पे कैंसिल आउट कर सकते हैं और ये जो है ये आपके पास बच जाएगा। तो यही जो चीज़ है ये यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है ना। तो ऐसे करके ये तो सिंपल इसको सिंप्लीफाई करना लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो समझने वाली चीज़ है वो है ये फॉर्मूला, कि अगर आपके पास लेट अस सपोज 10 ऑब्जेक्ट्स हैं डिफरेंट, या 10 आपके पास बॉल्स हैं, एग्जाम्पल के लिए मैं बॉल्स ले लेता हूँ। तो 10 बॉल्स जो हैं उन पर मार्किंग है 1 से लेकर 10 तक, यानी कि सारी बॉल्स क्या होंगी, ये भी डिफरेंट होगी, ठीक है ना। क्योंकि हर एक पे जो मार्किंग है वो क्या डिफरेंट, 1 से लेकर 10 तक, हर एक बॉल पे क्या 1 से 10 तक जो डिफरेंट मार्क्स है वो है। तो सारी बॉल डिफरेंट है, अब उसमें से मुझे कोई 9 बॉल जो हैं उनका परम्यूटेशन करना है, या फिर सिंपल उसको सिंपली समझने के लिए कोई एक बॉल का, या एक बॉल का मुझे परम्यूटेशन करना है। तो उसका मतलब क्या होगी, 10 में से मुझे एक बॉल लेनी है और उसको मैं कितने तरीके से, डिफरेंट तरीके से मैं ले सकता हूँ। तो ये मुझे यहाँ पर फाइंड आउट करना। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ परम्यूटेशन, दिस इज एग्जांपल, नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ वन बॉल आउट ऑफ 10 डिफरेंट बॉल्स, ठीक है ना। तो आपके पास 10 डिफरेंट बॉल हैं और उसमें से कोई एक बॉल का आपको परम्यूटेशन करना है। इसका मतलब क्या है कि 10 में से एक बॉल आप कितने तरीके से सेलेक्ट करके और उसको अरेंज कर सकते हैं। तो एक बॉल का अरेंजमेंट तो कुछ होगा नहीं, उसका क्या सिर्फ सिलेक्शन होगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 10p1, और इसका जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 10 बाय फैक्टोरियल ऑफ 10 माइनस वन, यानी कि फैक्टोरियल 9। तो फैक्टोरियल 10 बाय फैक्टोरियल 9। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं लिख सकता हूँ क्या, 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, और ये भी क्या है 9 फैक्टोरियल। इसको कैंसिल आउट कर दीजिए तो ये क्या जाएगा 10। तो ये तो मैंने सिंपल एग्जांपल इसलिए लिया था क्योंकि आप इसको वेरीफाई भी कर सके। जैसे कि आपके पास 10 डिफरेंट बॉल्स हैं, तो उसमें से एक बॉल को आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 10 तरीके से, यानी कि आप या तो सिर्फ फर्स्ट बॉल ले लें या फिर सेकंड या थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ, ऐसे करके 10 में से कोई भी एक बॉल आप ले सकते हैं, ठीक है। तो उसका तो आप सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हैं क्योंकि वो 10 है और यहाँ फॉर्मूले से भी क्या रहा है 10। लेकिन अगर इसकी जगह आपको 10 में से कोई दो बॉल का परम्यूटेशन फाइंड आउट करना हो, ठीक है ना, तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन number of permutation of two balls
आउट ऑफ 10, यानी कि अब 10 में से क्या आपको 2 बॉल लेनी है और वो आपको फाइंड आउट करना है कि 10 में से 2 बॉल्स को आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट है। अब 10 में से एक ही बॉल को आपको अरेंज करना था तो बड़ा सिंपल था, या तो सिर्फ 1 या सिर्फ 2 या सिर्फ 3 ऐसे करके आपने 10 जो है वो इजीली कैलकुलेट कर लिया था। लेकिन अब यहाँ पे 10 में से अगर 2 बॉल की बात आएगी या 3 बॉल की या 4 बॉल की, ठीक है, तो वो वहाँ पे जो सिंपल कैलकुलेशन हम डायरेक्टली कर रहे थे वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। जैसे 10 में से 1 करना था तो सिंपल 10 आंसर आ गया था। अब 10 में से 2 करना है तो उस केस में हमारा जो मैनुअल कैलकुलेशन है वो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो लेकिन ये फॉर्मूला जो है ये आपको बहुत जल्दी आंसर दे देगा। जैसे कि इसमें हम क्या अप्लाई कर देंगे, अब 10 में से 2 तो 10p2, यानी कि फैक्टोरियल 10 बाय फैक्टोरियल ऑफ 10 - 2, यानी कि क्या हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। फैक्टोरियल 10 बाय फैक्टोरियल 8, और 10 को मैं लिख लेता हूँ क्या, 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल, दिस विल बी कैंसल्ड आउट, और ये क्या आ जाएगा 10 इंटू 9 90। अब देखिए वहाँ पे तो पिछले क्वेश्चन में क्या 10 आंसर आ रहा था, ठीक है, कोई भी एक बॉल हम इजीली सेलेक्ट कर पा रहे थे, लेकिन अभी 2 बॉल को सिलेक्ट करके उनको अरेंज करना या फिर 2 बॉल का जो परम्यूटेशन है वो क्या आएगा 90। तो ये काउंट करना बहुत डिफिकल्ट पड़ता है अगर मैनुअली करते तो, लेकिन फॉर्मूले से देखिए कितना इजीली आ रहा है, ठीक है। और इन द सेम वे अगर मैं फाइंड आउट करूँ क्या, नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ 3 बॉल्स आउट ऑफ 10, ठीक है। अब जैसे 2 का किया वैसे 3 का भी कर सकते हैं। इसका कैलकुलेशन अगर आप मैनुअली करेंगे तो और लेंदी होगा, लेकिन देखते हैं फॉर्मूले से क्या होता है। फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, ये 10c3, यानी कि फैक्टोरियल 10 बाय फैक्टोरियल ऑफ 10 - 3, दैट इज फैक्टोरियल 10 बाय फैक्टोरियल 7। तो इसको मैं लिख लेता हूँ क्या, 10 इंटू 9 इंटू 8। अब देखिए ये आपको समझ आ रहा है ना, ये मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं इसको तब तक ब्रेक करता हूँ तब तक कि मुझे जो डिनोमीटर वाला नंबर है वो नहीं मिल जाता, जिससे क्या ये कैंसिल आउट करने में ईजी होता है। तो 10 8 ये, और इसको लिख देता हूँ क्या, इसके बाद 7 फैक्टोरियल, क्योंकि डिनोमीटर में भी था क्या 7 फैक्टोरियल। इसको कैंसिल आउट कर लीजिए, ये क्या जाएगा 8 9 जा 72 इंटू 10, तो दिस विल बी 720। अब देखिए इसको आप मैनुअली कैलकुलेट करते तो कितना टाइम लगता है 720 को, लेकिन फॉर्मूले से ये बहुत ही ईजिली आ जा रहा है, ठीक है। तो ये जो है इस तरीके से आप नंबर ऑफ परम्यूटेशन जो है ये फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इस फॉर्मूले का कुछ और एप्लीकेशन हम यहाँ पे देखते हैं डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन में, जैसे कि फाइंड नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन 3 एट अ टाइम, ठीक है। तो अभी आपको 5 ऑब्जेक्ट्स गिवन है, ठीक है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, और उसमें से कोई भी 3 ऑब्जेक्ट्स को, उसमें से 3 ऑब्जेक्ट्स का क्या करना है, परम्यूटेशन फाइंड आउट करना है या उनका अरेंजमेंट फाइंड आउट करना है। तो सीधा सा यहाँ फॉर्मूला लगने वाला है क्या, 5p3, जो कि अभी हमने देखा, तो दिस विल बी फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल ऑफ 5 - 3। तो ये क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 2, 5 - 3 क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 2। तो इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2, और ये फिर से हो जाएगा क्या फैक्टोरियल 2, इसको करिए कैंसिल आउट, और ये क्या हो जाएगा 5 4 जा 20, 20 इंटू 3 60, तो ये क्या हो जाएगा 60। तो आउट ऑफ 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स 3 ऑब्जेक्ट्स टेकन एट अ टाइम एंड अरेंजिंग देम, दैट विल बी व्हाट 60। तो 5 में से 3 ऑब्जेक्ट्स को एक साथ लेके और उनको अरेंज करने के जो नंबर ऑफ वेज होंगे वो क्या होंगे 60। ये डायरेक्ट हम इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखते हैं कुछ और एग्जांपल। स्टूडेंट्स compete इन अ स्विमिंग रेस, ठीक है, कोई स्विमिंग रेस है उसमें स्टूडेंट जो है वो compete कर रहे हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन दे ऑक्यूपाई इन द फर्स्ट 3 पोजिशन, ठीक है ना। अब फर्स्ट 3 पोजिशंस जो है वो ऑक्यूपाई करना है इनके द्वारा, स्टूडेंट्स कंपीटिंग इन अ रेस। तो यहाँ पे जो कोई वैल्यू हमें यहाँ पे नहीं गिवन है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन में मिसिंग है, तो यहाँ पे कर लीजिए क्या 10, यहाँ पे कोई वैल्यू होना चाहिए थी, तो इसको मैं लिख लेता हूँ क्या 10। तो 10 स्टूडेंट्स कंपीटिंग इन अ स्विमिंग रेस, इन हाउ मेनी वेज कैन दे ऑक्यूपाई फर्स्ट 3 पोजिशन, ठीक है। तो यानी कि अभी इसमें क्या करना है, जो 10 स्टूडेंट्स हैं उसमें से आपको फर्स्ट कोई 3 स्टूडेंट्स को फर्स्ट 3 पोजीशन पे अरेंज करना है। तो फिर से क्या सिंपल वही फॉर्मूला लगेगा, 10 में से 3 को अरेंज करने का तरीका, यानी कि नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 3 ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ 10, तो क्या हो जाएगा 10p3, ठीक है। तो दिस विल बी 10p3, क्योंकि टोटल जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं 10, उसमें से 3 प्लेसेस पे आपको कोई भी 3 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करके उनको अरेंज करना है, यानी कि 10 में से 3 को अरेंज करने के नंबर ऑफ वेज। तो 10p3 दिस विल बी फैक्टोरियल 10
और ये क्या हो जाएगा 10 माइनस 3 का फैक्टोरियल, तो दिस विल बी फैक्टोरियल 10 बाय फैक्टोरियल 7, ठीक है। दिस इज 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, ये 7 का फैक्टोरियल, ये अभी हमने कैलकुलेट किया भी था, कितना आता था ये 7 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, और 9 8 जा क्या हो जाएगा 72, 72 इंटू 10 720, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से बहुत इजीली हम ये सारे कैलकुलेशन कर सकते हैं इस एक सिंपल फॉर्मूले का यूज़ करके। तो ये जो प्रॉब्लम है इसका आंसर क्या हो जाएगा 720। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 7000 विच कैन बी formed by using the digits 0 1 3 7 9, repetition of digits allowed is equal to। अब देखिए ये क्वेश्चन तो परम्यूटेशन से पहले जो टॉपिक है उसमें भी देखा था, ठीक है। एक बार फिर हम इसका देख लेते हैं सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमें नेचुरल नंबर्स जो है ये फाइंड आउट करने हैं, और वो क्या होना चाहिए लेस देन 7000 विच कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स, ये जो डिजिट्स हैं इनका हमें यहाँ पे यूज़ करना है, इनका यूज़ करते हुए हमें 7000 से कम ये जो नेचुरल नंबर है वो यहाँ पे टोटल फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। अब 7000 से कम वाले जो नंबर्स हैं, तो मैक्सिमम तो क्या 4 डिजिट के नंबर हो सकते हैं, तो मैं यहाँ पे जो 4 प्लेसेस हैं डिजिट्स के वो मैं इंडिकेट करने के लिए ये बॉक्स बना देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे ये इन बॉक्सेस को हमें फिल करना है किससे 0 1 3 7 एंड 9 से। रिपीटिशन ऑफ डिजिट जो है ये अलाउ है, यानी कि एक ही डिजिट को आप बार बार यहाँ पे ले सकते हैं। तो यहाँ पे लेस देन 7000 है, तो इस प्लेस को मैं कितने डिजिट से फिल कर सकता हूँ, यहाँ पे 7 आ सकता है क्या। अगर यहाँ पे 7 आ गया तो देखिए उसके बाद यहाँ पे 7000 से मुझे कम चाहिए, यानी कि 7 के बाद यहाँ पे 3 अगर 0 भी आएंगे तब भी क्या 7000 बनेगा, लेकिन मुझे क्या उससे कम चाहिए, यानी कि यहाँ पे 7 नहीं आ सकता, और 9 भी नहीं आ सकता क्योंकि 7000 से ज़्यादा बड़ा नंबर बना देगा। तो 7 और 9 को छोड़ के बाकी के जो डिजिट्स हैं वो यहाँ पे आ सकते हैं, यानी कि 3 डिजिट से मैं इनको फिल कर सकता हूँ। कौन कौन से 3 डिजिट्स हैं ये 0 1 और 3। अब देखिए उसके बाद ये जो प्लेस है इसको कितने डिजिट्स का यूज़ करके हम फिल कर सकते हैं। अब इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि इसके लिए मैं यहाँ पे ये 5 के 5 डिजिट जो है ये यहाँ पे यूज़, इन द सेम वे इसके लिए भी 5 के 5 डिजिट्स, और यहाँ पे भी इसके लिए भी 5 के 5 डिजिट जो है ये मैं यहाँ पे, तो इस तरीके से अब यहाँ पे इन सब का मैं कर दूंगा मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 5 का क्यूब क्या होता है 125, तो 125 इंटू 3, तो ये क्या आ जाएगा दिस कम्स 375, ये क्या आता है 375, ठीक है ना। ये आप कैलकुलेट कर भी सकते हैं। तो 125 इंटू 3 ये क्या आता है 375, तो 375 ऐसे नंबर्स होंगे जो कि क्या है, जो कि 7000 से कम होंगे, ठीक है ना। तो 7000 से कम वाले नंबर इन डिजिट्स का यूज़ करके कितने होंगे 375। अब लेकिन देखिए यहाँ पे एक कैच है, यहाँ पे आपको एक चीज़ नोटिस करना पड़ेगी कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे भी 0 आ सकता है, और यहाँ पे भी जो 5 डिजिट्स हैं ये सारे के सारे इन प्लेसेस पे आ सकते हैं। तो इसमें एक नंबर इंक्लूड है 0 भी, क्योंकि यहाँ पे भी 0 आ सकता है, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0। तो जब चारों प्लेसेस पे 0 आएगा तो वो नंबर 0 जो है वो इसमें इंक्लूड हो चुका है, लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो वो जो 0 इसमें इंक्लूड हो गया वो उसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी कि जो टोटल नंबर्स हो जाएंगे दैट विल बी 375 जो हमने कैलकुलेट किए हैं -1। ये -1 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो 0 है जो इसमें इंक्लूडेड है उसको हम यहाँ से हटा रहे हैं। तो दिस विल बी टोटल नंबर हो जाएंगे क्या 374। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 374। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस करने वाली चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे 375 आ रहा था, और 375 आते ही आप टिक कर सकते हैं क्या 375 को भी, लेकिन यहाँ पर नेचुरल नंबर गिवन है इसलिए 374 होगा, ना कि 375। देखिए और ऐसे ही जो नोट करने वाले क्वेश्चन आते हैं किसमें जेई में, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ मिस्टेक होने के चांस होते हैं। तो ऐसे करके जो जेई में क्वेश्चन है वो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको बड़े ही ध्यान से जो ये क्वेश्चन हैं इनको करना होता है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे देखिए अगर नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ ऑल डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, अब मैं क्या n में से 8 डिफरेंट ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा था, तो उसके लिए जो फॉर्मूला वो आ रहा था क्या NPR, ठीक है, जिसको हम लिख रहे थे फैक्टोरियल ऑफ n-r। अब लेकिन आपको
एन में से सारे के सारे एन ऑब्जेक्ट्स का परम्यूटेशन अगर करना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन पी एन यानी कि फैक्टोरियल एन। इसको आप फॉर्मूले से फाइंड आउट भी कर सकते हैं, एन पी एन। तो ये क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल एन बाय फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस एन, यानी कि फैक्टोरियल एन बाय फैक्टोरियल ज़ीरो। और फैक्टोरियल ज़ीरो की क्या वैल्यू होती है, वन, ये हमने देखी हुई है पहले भी। तो यहाँ पे जब आप वन पुट करेंगे तो फैक्टोरियल एन बाय वन दैट विल बी फैक्टोरियल एन। यानी कि अगर आपको जितने भी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स गिवन है उन सारे ऑब्जेक्ट्स को एक साथ लेके और उनका जो परम्यूटेशन है, नंबर ऑफ परम्यूटेशन फाइंड आउट करना है, क्या करेंगे आप सिंपली जितने ऑब्जेक्ट्स हैं उसका फैक्टोरियल ले लेंगे। तो यहाँ पे अगर एन ऑब्जेक्ट्स हैं तो फैक्टोरियल एन जो है ये यहाँ पे हो जाए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो है इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन देखने वाले। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विथआउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस। अब यहाँ पे एक आपको लेटर गिवन है, एक वर्ड गिवन है इक्वेशन ई क्यू यू ए टी आई ओ, ठीक है ना, ये आपको गिवन है। और इसमें आप काउंट कर सकते हैं सारे जो लेटर्स यूज हैं वो क्या है, डिफरेंट है। और कितने लेटर्स हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल 8 लेटर्स जो हैं ये यहाँ पे यूज हुए हैं। और सारे के सारे लेटर्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, ये सारे के सारे लेटर्स लेके इनके डिफरेंट वर्ड जो है वो बनाने हैं, वो मीनिंगफुल हों या मीनिंगफुल ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसा कि हमने अभी लास्ट फॉर्मूला देखा कि अगर आपके पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और सारे के सारे n ऑब्जेक्ट्स हैं लेके अगर आपको फाइंड आउट करना है उनका नंबर ऑफ परम्यूटेशन, तो क्या फॉर्मूला था, अगर n ऑब्जेक्ट्स हैं तो फैक्टोरियल n। इन द सेम वे यहाँ पे आपके पास 8 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं या 8 डिफरेंट लेटर्स हैं, इनका यूज़ करके क्या करना है आपको टोटल नंबर ऑफ लेटर्स जो हैं, टोटल नंबर ऑफ वर्ड जो है, हाउ मेनी वर्ड्स, टोटल वर्ड जो हैं ये आपको फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, वही फॉर्मूला फैक्टोरियल n। तो यहाँ पे n की जगह क्या है 8, तो फॉर्मूला विल बी व्हाट, फैक्टोरियल 8 इन दिस केस। तो फैक्टोरियल 8 की जो वैल्यू है ये आप फाइंड आउट कर सकते हो, या फिर जो आंसर है इसको जो भी आपको ऑप्शन में गिवन है या जैसा भी चाहिए तो उसके अकॉर्डिंगली आप इसको अरेंज कर सकते हो। तो आंसर तो इसका क्या हो जाएगा, सिंपली फैक्टोरियल 8, क्योंकि यहाँ पे 8 डिफरेंट लेटर्स हैं जिनको अरेंज करते हुए आपको डिफरेंट वर्ड जो हैं वो बनाने हैं। तो 8 थे तो ये क्या हो गया, फैक्टोरियल। अब नेक्स्ट यहाँ पे एक ये गिवन है आपको एक्सप्रेशन, जिसको कि सिंप्लीफाई करके आपको बताना है कि यहाँ पे किस ऑप्शन से ये मैच करेगा। तो यहाँ पे जो सिंपल सा फॉर्मूला है एनसीआर का वो यूज़ होने वाला है, तो वो हम यहाँ पे यूज़ करके इसको सिंप्लीफाई करने का ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे दिस इज़ जो फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले हैं वो पहले मैं लिख देता हूँ। तो एनसीआर का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल ऑफ n माइनस आर। तो ये जो फॉर्मूला है ये हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, तो इसको मैंने यहाँ पे पहले मेंशन कर दिया। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए मैं इसको ब्रेक करके लिख लेता हूँ। तो फैक्टोरियल n माइनस वन पी आर, तो ये क्या हो जाएगा, n माइनस वन का फैक्टोरियल एंड दिस डिवाइडेड बाय r है, तो n माइनस वन माइनस आर का फैक्टोरियल, ये तो ये हो गया। प्लस अब यहाँ पे जो r लिखा हुआ है इसको r को मैंने लिख दिया एज इट इज़। और अब मैं इसमें फिर से ये वाला जो फॉर्मूला है ये अप्लाई कर देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी n माइनस वन फैक्टोरियल एंड दिस इज डिवाइडेड बाय n माइनस वन माइनस आर माइनस वन, ठीक है ना, इस पूरे का फैक्टोरियल, पूरे का दिस इज फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसको फर्दर जब मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस आर। तो ये तो मैं इसको अभी सिंप्लीफाई नहीं करता, इसको एज इट इज छोड़ देता हूँ। दिस इज n माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल, इनको मैंने रीअरेंज करके ऐसे लिख दिया। ठीक है, प्लस ये जो r है ये एज इट इज है। और इसको अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, n माइनस वन फैक्टोरियल एंड दिस इज डिवाइडेड बाय n माइनस वन, और ये क्या हो जाएगा प्लस वन, तो दिस विल बी n माइनस आर फैक्टोरियल, n माइनस आर फैक्टोरियल। अब इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, n माइनस वन फैक्टोरियल, देखिए ये तो न्यूमरेटर से मुझे कॉमन आता हुआ दिख रहा है n माइनस वन फैक्टोरियल। और देखिए डिनोमिनेटर में क्या है, n माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल है, और यहाँ पे क्या है n माइनस आर का फैक्टोरियल। तो यहाँ पे n माइनस आर फैक्टोरियल को मैं ब्रेक करके लिख सकता हूँ कैसा, n माइनस आर
इंटू एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल, यानी कि इससे एक छोटा नंबर जो है वो मैं फैक्टोरियल मैं यहाँ पे लिख दूंगा। तो एन माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल ये तो एज इट इज़ है, प्लस आर इंटू दिस इज एन माइनस वन फैक्टोरियल, और इसको मैं ब्रेक करके लिख देता हूँ, दिस इज फैक्टोरियल, इसको लिख देता हूँ क्या, एन माइनस आर और इससे एक छोटा नंबर यानी कि एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल। ये ऐसे क्योंकि देखिए यहाँ पे ये जो नंबर है ये सेम बन गया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। कौन कौन सा, ये जो था दिस इज दिस, और यहाँ पे ये जो नंबर है ये यहाँ पे बन गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इन दोनों को यहाँ पे कॉमन ले लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, एन माइनस वन का फैक्टोरियल बाय एन माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल। ये पूरा का पूरा यहाँ पे कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, वन, प्लस यहाँ पे क्या बचा, दिस इज एन माइनस वन फैक्टोरियल तो मैंने ले लिया कॉमन, तो ये तो आएगा नहीं, वन बाय एन माइनस आर, ये इधर बच गया। अब इसे फर्दर हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एन माइनस वन का फैक्टोरियल बाय एन माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल, और इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, एन माइनस आर प्लस का, ये देखिए यहाँ पे आर था, आर यहाँ पे आएगा, तो दिस इज प्लस आर डिवाइडेड बाय, तो देखिए यहाँ पे जो आर है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बच गया ये एन बाय एन माइनस आर, और देखिए एन माइनस आर और एन माइनस आर माइनस वन ये दोबारा मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसका फैक्टोरियल हो जाएगा, और ये एन यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, एन फैक्टोरियल, तो दिस इज एन फैक्टोरियल, और ये क्या हो जाएगा, एन माइनस आर का, और इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इज नथिंग बट एन सी एन पी आर, दिस इज नथिंग बट एन पी आर, और एन पी आर जो है ये हमारा बी ऑप्शन है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है जाएगा। देखिए बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन था, मैंने एक एक स्टेप यहाँ पे लिखा है, कोई भी स्टेप मिस नहीं किया, और उसके साथ साथ मैंने पूरा एक्सप्लेन करते हुए आपको यहाँ पे ये बोर्ड पे लिखा है, इसलिए मुझे थोड़ा सा इसमें टाइम लगा, लेकिन ये बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। अभी हमने ये स्टार्ट किया है जस्ट टॉपिक, इसलिए मैं इसको एक स्टेप बाय स्टेप जो है ये आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, नहीं तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन में से होता है ना, और ये आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऐसे करके मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, सिंपल बस ये वाला जो फॉर्मूला ये यूज़ किया था जो मैंने मेंशन किया है, और इसको सिंप्लीफाई करते हुए जो हमारा आंसर आया दैट इज़ ऑप्शन बी एन पी आर, है ना। तो अब फर्दर जो है इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक और ये फॉर्मूले से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ है, जो कि जेई मेंस का क्वेश्चन है 2020 का। तो यहाँ पे देखिए अभी आपको क्या गिवन है, द वैल्यू ऑफ 2 इंटू 1p0 माइनस 3 इंटू 2p1 प्लस 4 इंटू 3p2 माइनस सो ऑन करके 51 टर्म्स जो है ये यहाँ पे हैं, और इसमें हमें ऐड करना है फैक्टोरियल 1 माइनस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 माइनस फैक्टोरियल 4, ऐसे करके ये भी कितनी 51 टर्म्स है। तो इसको सिंप्लीफाई करके देखिए इनमें से कोई एक सिंपल सा एक्सप्रेशन बन रहा होगा या फिर कोई दूसरा एक्सप्रेशन बन रहा होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे पहले मैं यहाँ पे जो हमारा एन पी आर का फॉर्मूला होता है वो मैं यहाँ पे अप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ ये सारे टर्म्स को, तो हमें थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि आगे हमें कैसे प्रोसीड करना है। तो यहाँ पे देखिए मैं ये जो एक्सप्रेशन गिवन है इसको एक बार रीराइट कर रहा हूँ। तो 2 इंटू इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, फैक्टोरियल 1 बाय फैक्टोरियल 1 माइनस 0, तो ये क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 1 माइनस 3 इंटू ये क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 2 बाय फैक्टोरियल 2 माइनस 1, तो फैक्टोरियल 1, और प्लस 4 इंटू फैक्टोरियल 3 बाय फैक्टोरियल 3 माइनस फैक्टोरियल 3 माइनस 2 यानी कि फैक्टोरियल 1। तो देखिए डिनोमीटर में तो सबके फैक्टोरियल 1 आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, ये 2 था तो फैक्टोरियल 1 आ रहा है, यहाँ पे 3 था तो फैक्टोरियल 2 आ रहा है, 4 था तो फैक्टोरियल 3 आ रहा है। तो ऐसे करके ये जो पूरी सीरीज़ है यहाँ पे आगे बढ़ रही है कहाँ तक, 51 टर्म्स तक। तो 51 टर्म्स जो है ये इसमें हमें यहाँ पे लिखना पड़ेंगे ऐसे, और इसके बाद प्लस हमें इसमें कर देना है किसका, सिंपल ये जो आपको एक्सप्रेशन जो है फैक्टोरियल 1 माइनस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 अप टू कहाँ तक 51 टर्म्स, ठीक है ना। फर्दर इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए डिनोमीटर तो 1 का फैक्टोरियल है तो ये तो 1 हो जाएगा, तो इसको सिंप्लीफाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो लेकिन न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा यहाँ पे, दिस विल बी 2 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल, ऐसे करते करते 51 टर्म्स आएंगी। तो देखिए ये 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो 51 टर्म जो है वो क्या हो जाएगी, ये फर्स्ट टर्म था 2, सेकेंड टर्म था 3, तो 50 फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, दिस विल बी 52 फैक्टोरियल, ठीक है ना। और ये क्या
हम देख सकते हैं कि जो इवन नंबर्स हैं उनके आगे क्या प्लस साइन है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा प्लस साइन, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा दिस विल बी 1 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल प्लस का 3 फैक्टोरियल माइनस का 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। और 51 टर्म्स है तो यहाँ पे लास्ट में क्या आ जाएगा 51 फैक्टोरियल। और इसका जो साइन है देखिए ये क्या रहेगा, यहाँ पे ऑड नंबर है तो यहाँ पे ऑड के आगे ऑड के आगे पॉजिटिव है, इवन के आगे नेगेटिव है, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इन दोनों सीक्वेंस को ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे जो 2 फैक्टोरियल है ये प्लस का है और यहाँ पे क्या है माइनस, ये कैंसिल आउट है। 3 फैक्टोरियल यहाँ माइनस का है, ये प्लस का है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 फैक्टोरियल यहाँ प्लस का है, यहाँ माइनस का है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐसे करके इसके पहले वाला भी अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो माइनस का 51 फैक्टोरियल जो है ये यहाँ पे होगा, दिस इज नथिंग बट माइनस का 51 फैक्टोरियल। तो ये जो है ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऐसे करके ये वाले टर्म्स तो इसके सारे कैंसिल आउट हो गए, बस यहाँ पे क्या बच गया 1 और यहाँ पे 52 का फैक्टोरियल। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इसको क्या 1 प्लस 52 का फैक्टोरियल। और ये हमें यहाँ पे गिवन है ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन सी जो है ये हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे करके हम सिंपली NCR का जो फॉर्मूला है उसको यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करने में। और देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है 2022 में जेईई मेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए अभी टोटल नंबर ऑफ नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000। तो 100 और 1000 के बीच में आने वाले जो टोटल नंबर्स हैं वो हमें फाइंड आउट करना है। दैट कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 1 2 3 4 5, यानी कि हमें ये सिर्फ 5 डिजिट्स का यूज़ करना है। इन डिजिट्स का यूज़ करते हुए 100 और 1000 के बीच में जो नंबर्स है वो फाइंड आउट करना है। अब देखिए इसमें और भी कंडीशंस है। इफ़ रिपीटिशन ऑफ द डिजिट्स इज़ नॉट अलाउड, यानी कि एक डिजिट को आपको सिर्फ एक बार ही यूज़ करना है। एंड नंबर्स आर डिविजिबल बाय आइदर 3 और 5। देखिए काफ़ी सारी कंडीशन यहाँ पे हमें अप्लाई करनी है। सबसे पहले तो जो नंबर है वो 100 और 1000 के बीच में होना चाहिए, उसमें जो डिजिट्स हैं वो होना चाहिए 1 2 3 4 5 और वो रिपीट नहीं होना चाहिए। और उसके साथ साथ जो नंबर आप फाइंड आउट कर रहे हैं वो डिविजल होना चाहिए या तो 3 से या 5 से, है ना। तो देखिए यहाँ पे 100 और 1000 के बीच में जो डिजिट्स हैं, 100 और 1000 के बीच वाले जो नंबर है वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं। तो यानी कि मुझे जो नंबर्स मिलने वाले हैं वो 3 डिजिट्स के नंबर होंगे, ठीक है ना। ये सारे 3 डिजिट्स के नंबर होंगे और 3 डिजिट्स के जो नंबर हैं वो कहाँ से स्टार्ट होंगे 101 से, यानी कि 100 को मुझे यहाँ पे कंसिडर नहीं, ठीक है ना। तो 101 से जो 999 तक नंबर है ये वाले नंबर्स में से मुझे फाइंड आउट करना है। तो ऐसे जो टोटल नंबर्स हैं वो मैं पहले फाइंड आउट कर लेता हूँ कि ऐसे 1 2 3 4 5 इन डिजिट्स का यूज़ करके टोटल कितने नंबर्स बनेंगे। तो टोटल नंबर्स का तो यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है, मैं बस मुझे क्या फाइंड आउट करना है वो नंबर जो कि 3 से डिविजल हों या फिर 5 से हों। तो 3 से डिविजल 5 से डिविजल वाले नंबर पहले फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो 5 से डिविजल वाले वो नंबर्स होते हैं जिनमें कि यूनिट प्लेस पे क्या आता है 5। तो यूनिट प्लेस पे अगर मैं 5 पुट कर दूँ तो अब बाकी के जो प्लेस हैं उसको फिल करने के लिए मेरे पास कितने डिजिट्स बचेंगे। 5 ऑलरेडी ऑक्यूपाइड, तो कितने 4 बचे। तो 4 डिजिट्स में से मैं इसको फिल कर सकता हूँ 4 प्लेसेस से, 4 डिजिट से। अब 4 में से कोई एक ऑक्यूपाई हो जाएगा यहाँ पे, तो बचेंगे कितने 3, कोई से भी 3 बच सकते हैं। तो इसको फिल करने के लिए मेरे पास 3 डिजिट्स हैं, तो इससे डिजिट जो है वो रिपीट नहीं हुए। तो 4 × 3 ये क्या हो जाएगा 12। तो यहाँ पर जो 12 डिजिट्स हैं वो क्या होंगे, जो 12 नंबर्स हैं दैट विल बी डिविजिबल बाय 5। 12 नंबर्स डिविजिबल बाय 5। अब देखिए ये 5 से डिविजल जो नंबर्स हैं वो तो मैंने फाइंड आउट कर लिए। अब अगर मुझे फाइंड आउट करने का 3 से डिविजल नंबर, तो 3 से डिविजल नंबर यानी कि 3 की डिविजिबिलिटी रूल जो है वो मुझे पता होना चाहिए। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि जो सम ऑफ द डिजिट्स हैं वो क्या होना चाहिए, वो 3 से डिविजल होना चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं ये जो नंबर्स मुझे गिवन है इनको 3 पार्ट्स में ब्रेक कर लेता हूँ। कौन कौन से पार्ट में, एक तो जो 3 का मल्टीपल होंगे यानी कि 3 के, एक 3 के + 1 और एक 3 के + 2। तो ठीक है ना, इन पार्ट्स में मैं नंबर को ब्रेक कर सकता हूँ। तो जो 3 का मल्टीपल वाले नंबर्स हैं वो कितने हैं 3, 3 के प्लस वाले नंबर हैं यानी कि 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर जिसमें 1 बचता है वो क्या है 1,
और 4, और जिनमें रिमाइंडर 2 बचता है वो कौन कौन से हैं, दैट इज़ 2 और 5। तो ऐसा मैंने इसलिए लिखा क्योंकि इससे मैं देखिए अभी बताता हूँ, इससे कैलकुलेशन जो है थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इनमें से मुझे 3 नंबर सेलेक्ट करने हैं जिनका कि सम क्या होना चाहिए, 3 से डिविजल होना चाहिए। तो 3 से डिविजल होने के लिए देखिए मैं अगर एक नंबर यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, 3k+1 एक रिमाइंडर जिसका है, तो दूसरा जो नंबर है वो मुझे यहाँ से लेना ही लेना पड़ेगा, जिससे कि रिमाइंडर 2 आए और 2 और 1 रिमाइंडर बन के क्या हो जाए, जो 3 है वो बना दें, और 3 जो है कम्प्लीटली डिविजल हो जाएगा इससे 3 से। तो एक नंबर अगर मैं यहाँ से ले रहा हूँ तो दूसरा यहाँ से लेना पड़ेगा, और अगर मैं और ये जो 3 है ये तो डिविजल है, ये तो ऑलरेडी डिविजल है, तो यहाँ से मैं इनका जो कॉम्बिनेशन है वो देख लेता हूँ। तो एक तो मैं क्या ले सकता हूँ, 3 1 2, ठीक है, दिस इज़ वन कॉम्बिनेशन। एक हो सकता है 3 1 5, एक हो सकता है 3 4 2, और एक हो सकता है 3 4 5। ये जो टोटल कॉम्बिनेशन है ये मुझे यहाँ पे लेना पड़ेंगे अगर मुझे इन प्लेसेस को फिल करना है तो। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हर एक प्लेस को अगर मैं ये 3 सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है ना, तो इनको इन 3 नंबर्स को इन 3 प्लेसेस पे अरेंज करने का तरीका कितना हो जाएगा, दैट विल बी फैक्टोरियल 3। फिर इन 3 को यहाँ पे अरेंज करने का, दैट विल बी अगेन फैक्टोरियल 3। इन 3 को अरेंज करने का अगेन फैक्टोरियल 3, और बाकी के इन 3 को अरेंज करने का अगेन फैक्टोरियल 3। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दिस इज़ 4 इंटू फैक्टोरियल 3, यानी कि दिस विल बी फैक्टोरियल 4, ठीक है ना, और दिस इज़ फैक्टोरियल 4 इज़ नथिंग बस 24, ठीक है। तो 24 ये हो गया था, और उसके बाद यहाँ पे ये क्या हो गया था, 12। तो 12 जो है ये नंबर्स डिविजल थे 5 से, और 24 जो नंबर्स थे ये डिविजल थे 24 नंबर से, दिस विल बी दीज आर डिविजल बाय 3, ठीक है ना। तो जो टोटल नंबर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, दैट इज 12 + 3 4, तो दिस इज 6 एंड 2 1, दिस इज 3। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट अपीयरेंस में तो लगता है कि जो 36 है यही आंसर हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन देखिए यहाँ पे एक कैच है। वो कैच क्या है कि अभी यहाँ पे कुछ नंबर्स ऐसे होंगे जो कि 5 से भी डिविजल होंगे और जो 3 से भी डिविजल होंगे, और उनको मैंने यहाँ पे डबल काउंट कर लिया है, उनको मैंने यहाँ पे भी काउंट कर लिया है और उनको यहाँ पे भी काउंट कर लिया है। यानी कि मुझे यहाँ पे वो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जो कि 3 और 5 दोनों से डिविजल हैं, और मुझको उनको इसमें से माइनस करना पड़ेगा क्योंकि वो डबल काउंट हो गए, वो यहाँ पे भी काउंट हो गए और वो यहाँ पे भी काउंट हो गए। तो ऐसे नंबर्स जो कि 3 और 5 दोनों से डिविजल हैं, ये कौन कौन से नंबर्स होंगे। तो देखिए 5 से डिविजल होने के लिए मुझे यूनिट प्लेस पे क्या चाहिए था, 5। तो 5 किस किस में आ रहा है, एक तो यहाँ पे इस नंबर में 5 आ रहा है, और एक इस कॉम्बिनेशन में 5 आ रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं ये वाला कॉम्बिनेशन लूँ तो इससे 2 नंबर बन सकते हैं। तो क्या यूनिट प्लेस पे 5, और एक यहाँ पे क्या 3 1 या 1 3, तो इससे 2 नंबर बन सकते हैं। और इस वाले से कितने बन सकते हैं, इससे भी 2, यूनिट प्लेस पे 5 रहेगा, और यहाँ पे 3 4 और 4 3। तो 2 यहाँ से 2 यहाँ से, यानी कि टोटल 4 नंबर्स होंगे दैट आर डिविजल बाय बोथ 3 एंड 5, ठीक है ना। तो 4 नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3 एंड 5, ठीक है। तो रिक्वायर्ड जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, या जो रिक्वायर्ड नंबर्स हैं दैट विल बी 36 - 4, दैट इज 32। इसका जो आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, 32 ना कि 36, ठीक है ना। ये मैंने क्यों माइनस किया, ये आपको समझ में आना चाहिए। देखिए एक बड़ा और एक्सप्लेन मैं करता हूँ। यहाँ पे मैंने सबसे पहले तो वो नंबर्स फाइंड आउट कर लिए जो कि 5 से डिविजल थे, वो कितने नंबर आए, 12 नंबर वो आए, ठीक है। और उसके बाद मैंने वो नंबर फाइंड आउट कर लिए जो कि 3 से डिविजल थे, तो वो मेरे पास आए कितने, 24, 24 नंबर वो आए। अब यहाँ पे 24 और 12 का सम जब किया तो इतना है 36, लेकिन कुछ नंबर्स ऐसे भी हैं जो कि दोनों से डिविजल हैं, यानी कि 5 से भी और 3 से भी, तो वो नंबर जो हैं वो यहाँ डबल काउंट हो गए हैं, इस वाली काउंटिंग में भी और उस वाली काउंटिंग में भी। अब मुझे ये डबल काउंटिंग में से एक बार जो काउंटिंग है वो माइनस करना पड़ेगी, तब तो जो सम है वो करेक्ट आएगा। इसलिए यहाँ पे मैं वो नंबर फाइंड आउट कर लेता हूँ जो कि 5 और 3 दोनों से डिविजल हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे देखा कि जो 3 से डिविजल वाले नंबर थे उनमें सिर्फ इनमें यहाँ पे 5 जो है ये आ रहा है। तो अगर मैं इन दोनों को कंसिडर करूँ तो इससे 2 नंबर बन सकते हैं और इस वाले पेयर से 2 नंबर बन सकते हैं। तो टोटल 4 नंबर्स ऐसे होंगे जो कि 3 और 5 दोनों से डिविजल हैं। तो 4 मैंने यहाँ से माइनस कर दिया, तो जो रिक्वायर्ड आंसर है वो हमारा आ गया 36 - 4, दैट इज़ 32। तो ये जो है ये हमारा फाइनल आंसर।
अब देखिए फर्दर हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूनिक टाइप का जो टॉपिक है वो आता है क्या, रैंक ऑफ द वर्ड, रैंक ऑफ द वर्ड। देखिए तो इससे जो क्वेश्चन है वो कैसे बनता है कि इफ़ अ वर्ड इज प्लेस्ड इन अ डिक्शनरी एज पर द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है, द पोजीशन ऑफ वर्ड इन द डिक्शनरी इज कॉल्ड रैंक ऑफ द वर्ड। यानी कि अगर मेरे पास कोई डिक्शनरी है और उस डिक्शनरी में मैंने क्या, कोई एक पर्टिकुलर वर्ड है, वो मुझे फाइंड आउट करना है कि वो किस रैंकिंग पे आता है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रैंक ऑफ द वर्ड इन द डिक्शनरी। देखिए हम कुछ क्वेश्चन अभी इस पर करेंगे तो और इसमें क्लैरिटी आएगी। तो यहाँ पे देखिए, if the letters of the word mother be permutated and all the words formed with or without meaning is listed in the dictionary, then the position of the word mother is, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक आपको वर्ड गिवन है मदर, तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ MOTHER, ये वर्ड मैंने यहाँ पे लिख लिया मदर। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे फाइंड आउट करना है कि अगर मैं सिर्फ ये वाले लेटर्स यूज़ करूँ जो कि मदर वर्ड में यूज़ हुए, कौन कौन से लेटर्स हैं, MOTHE और R, ये जो 6 लेटर्स हैं इनको यूज़ करते हुए अगर मैं एक डिक्शनरी क्रिएट करूँ, और वो डिक्शनरी क्रिएट करने पे मैं उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, जैसे कि डिक्शनरी में जो वर्ड्स हैं वो अरेंज होते हैं, वैसे मैं अरेंज कर दूँ, तो ये जो वर्ड है मदर, ये किस रैंक पे आएगा, ये मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ये यहाँ पे क्वेश्चन है। तो देखिए ऐसे ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है, तो इसको अलग से यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है ना। और इससे बहुत ही मतलब ये क्वेश्चन इसके बहुत आते हैं। तो मदर जो है, इसको मैं सबसे पहले इसमें जो लेटर्स यूज हुए हैं उनको मैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में एक बार लिख देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले तो आएगा ई, ABCDEFGHIJKLMNOPQRST, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे ये सारे के सारे जो 6 लेटर्स हैं इनको मैंने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दिया, ठीक है ना। अब मैंने जिस ऑर्डर में ये अरेंज किया है ना, तो अगर आप डिक्शनरी इनका बनाना स्टार्ट करेंगे तो यही जो वर्ड है ये सबसे पहले आएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये अल्फ़ाबेटिकली अरेंज्ड है। तो दिस विल बी फर्स्ट, ठीक है। लेकिन मुझे तो कहाँ तक पहुँचना है, मुझे मदर का जो रैंक है वो यहाँ पर पता करना है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 1 बाय 1 करके जो अरेंजमेंट है वो यहाँ पे फाइंड आउट करता हूँ, और मैं फाइनली पहुँचूँगा कहाँ तक, ये जो हमारा रिक्वायर्ड वर्ड है मदर तक। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ई से स्टार्ट होने वाले जो सारे वर्ड्स हैं वो फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो ई यहाँ पे फिक्स मैंने कर दिया, और 1 2 3 4 5 प्लेसेस जो हैं ये यहाँ पे रिमेनिंग होगी। तो यहाँ पे जो 5 प्लेसेस हैं इनके मैं कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूँ, इनको फैक्टोरियल 5 तरीके से, ठीक है ना। तो यहाँ पे ई से स्टार्ट होने वाले जो वर्ड हैं वो कितने हो जाएंगे, फैक्टोरियल 5। अच्छा, अब मुझे तो कहाँ तक पहुँचना है, एम तक। तो ई के बाद क्या आएगा, देखिए नेक्स्ट जो लेटर है वो क्या है, एच। तो एच से स्टार्ट होने वाले 1 2 3 4 5, ये 5 प्लेसेस को फिल करने वाले कितने वर्ड्स बन सकते हैं, फैक्टोरियल 5। अब देखिए हमें तो कहाँ तक, मदर तक पहुँचना है, यानी कि एम से स्टार्टिंग होना चाहिए। तो ई आ गया, एच आ गया, फिर उसके बाद देखिए एम जो है ये आ जाएगा। लेकिन देखिए एम से स्टार्ट होने वाले अगर मैं सारे वर्ड यहाँ पे कर दूंगा तो उसमें जो मदर है वो भी क्या ऑक्यूपाई हो जाएगा। लेकिन मुझे तो क्या मदर की जो रैंक है वो पता करना है। तो एम के बाद देखिए फिर मैं अब देखूंगा कि एम के बाद नेक्स्ट जो लेटर है वो कौन सा आने वाला है। तो एम के बाद फिर से जो नेक्स्ट लेटर आएगा वो कौन सा आएगा, ई से स्टार्ट होने वाला। तो एम ई, ठीक है। अभी देखिए 4 लेटर्स यहाँ पे आ गए, उसके बाद 1 2 3 4 पोजीशन बची, तो इनको ऑक्यूपाई करने वाले फैक्टोरियल 4 लेटर्स जो हैं ये यहाँ पे 4 प्लेस को ऑक्यूपाई कर सकते हैं। अब एम ई के बाद क्या आएगा, नेक्स्ट विल बी एम ई के बाद विल बी एम एच अल्फ़ाबेटिकली 1 2 3 4, ठीक है। अब एम ई हो गया, एम एच हो गया, फिर क्या आएगा, एम ओ आएगा। तो एम ओ वाले भी अगर मैंने काउंट कर लिए तो उसमें ये मदर जो है ये भी काउंट हो जाएगा, ठीक है। उसके आगे वाले वर्ड भी काउंट हो जाएगा। मुझे तो कहाँ मदर तक पहुँचना है। तो एम ओ के बाद, एम ओ के बाद फिर नेक्स्ट क्या आएगा, देखिए एम ओ, फिर किससे क्या आएगा, ई आएगा, एम ओ ई। और उसके बाद 1 2 3 जो है इनको ऑक्यूपाई करने के लिए फैक्टोरियल 3 जो है तरीके हो सकते हैं। अब एम ओ ई के बाद एम ओ एच आ जाएगा, एम ओ ई की जगह भी क्या आ जाएगा, एच, 1 2 3 फैक्टोरियल 3, ठीक है। अब एम ओ
हो गया, एच हो गया, और एम ओ ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है तो एम ओ आर आएगा। तो एम ओ आर, क्योंकि हमें एम ओ आर भी नहीं चाहिए तो एम ओ आर, इसकी भी क्या हो जाएगा फैक्टोरियल थी। अब उसके बाद आएगा क्या, टी, तो एम ओ टी, एम ओ टी। अब देखिए यहाँ पे मैंने फिर फैक्टोरियल 3 कर दूंगा तो ये जो इसके आगे वाले सारे वर्ड हैं वो काउंट हो जाएंगे, मदर भी उसमें निकल जाएगा। तो मुझे तो यहाँ तक पहुँचना है, तो एम ओ टी के बाद मैं देखता हूँ नेक्स्ट क्या आएगा। तो एम ओ टी के बाद, एम ओ टी के बाद क्या आएगा, ई आएगा फिर से यहाँ पे, ई। बच जाएंगे कितने, तो ये दो प्लेसेस को फिल करने के लिए क्या फैक्टोरियल। अब देखिए इसके बाद एम ओ टी, ई के बाद एच, एम ओ टी एच। तो देखिए एच तो यहाँ पर रिक्वायर्ड है, तो एम ओ टी एच आ गया। अब एम ओ तो यहाँ पे है, एम ओ टी एच, एच के बाद क्या आएगा, एम ओ टी एच, एच के बाद फिर से ई आएगा। तो एम ओ टी एच ई, और बचाया क्या सिर्फ यहाँ पे आर। तो ये जो है मदरवर्ड यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो टोटल काउंटिंग है ये मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। तो इसके लिए देखिए, मैं इनको यहाँ पे काउंट करके लिख देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे ये जो है इसके बाद तो नेक्स्ट मदर आई रहा है, तो मैं इसको यहीं कहीं, आफ्टर दिस इज जस्ट और रिक्वायर्ड वर्ड, है ना, एम ओ टी एच ई आर, ठीक है, दिस इज रिक्वायर्ड। ये यहाँ लिख दिया। अब मैं यहाँ पे इनका जो कैलकुलेशन है वो लिख देता हूँ। तो फैक्टोरियल 5 ये क्या होता है 120, दिस इज अगेन 120। ये क्या होता है 24, ये क्या होता है अगेन 24, ये क्या होता है दिस इज 6, ये क्या होता है दिस इज 6, ये क्या होता है दिस इज अगेन 6, और दिस इज वॉट 2, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट रैंक होगा, नेक्स्ट नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी रैंक ऑफ, ठीक है। तो मैं इनको काउंट कर लेता हूँ, ठीक है, और इसके लिए भी मैं क्या 1 यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो डायरेक्ट जो हमारा आएगा वो सीधा जो आंसर है वही है। तो लेट्स कैलकुलेट दिस। तो यहाँ पे देखिए यूनिट प्लेस में क्या आएगा, दिस इज 10 20 और ये 9, 6 7 8 9, 29, तो 9 ये आ गया, 2 ले लिया मैंने यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड। तो 2 4 6 8 10, 10 का फिर से ये जो 0 है ये इधर आ गया, 1 यहाँ पे आ जाएगा। तो 1 2 3 भी 309। तो और रिक्वायर्ड आंसर इज व्हाट, रैंक ऑफ मदर इज व्हाट 309। तो आंसर क्या हो जाएगा, रैंक ऑफ मदर इन डिक्शनरी इज 30। तो ये जो है ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं रैंक ऑफ एनी वर्ड इन द डिक्शनरी। तो इसके बाद जो है फर्दर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन जो है तो बनते हैं। अब देखिए यहाँ पे फिर से हमें रैंक निकालनी है किसकी, स्मॉल की। तो SMA डबल एल। अब देखिए यहाँ पे ये जो डबल एल आया है, ठीक है ना, ये यहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है इसका एल का, तो इसको हमें यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसको अगर मैं अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करूँ इसके लेटर्स को, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा ए, फिर ABCDEFGHI JK L M और S, तो ALLMS ऐसे करके ये जो इनका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है वो हो जाएगा। तो मुझे क्या स्मॉल तक पहुँचना है, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कहाँ से, ए से, ठीक है, उसके बाद L से, ठीक है, फिर M से। तो यहाँ पे ए के बाद इतने 4 प्लेसेस हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे भी 1 2 3 4 और यहाँ पे भी 1 2 3 4। अब देखिए यहाँ पे इसको अरेंज करने के लिए ए के बाद कितने लेटर्स हैं यहाँ पे, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4, लेकिन मुझे फैक्टोरियल 2 से यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है ये रिपीटेड वर्ड है। ये भी हम देखेंगे भी आगे कि क्यों हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं। तो फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 2, तो ये क्या हो जाएगा 4 3 12। और अगर मैं कैलकुलेशन देखूँ इसका, तो एल के बाद
ये जो 4 डिफरेंट लेटर्स हैं तो इधर आ जाएगा फैक्टोरियल 4, यानी कि दिस इज़ 24। और उसके बाद अगर m के बाद मैं देखूँ तो यहाँ पे फिर से क्या फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, क्योंकि l यहाँ पे रिपीटेड होगा, तो ये क्या हो जाएगा फिर से। तो ये देखिए, ये तो क्या हुआ, m तक मैंने कैलकुलेट कर लिया था। अब देखिए जब s यहाँ पे आएगा तो s के बाद होंगे 1 2 3 4 प्लेसेस। तो 4 प्लेसेस में देखिए, मैं अगर इनको काउंट कर लिया मैंने सबको फैक्टोरियल 4 करके, तो फिर से जो स्मॉल है वो उसमें निकल जाएगा। तो s के बाद फिर क्या आएगा, a आएगा। तो एस ए वाले जो सारे होंगे वो क्या हो जाएंगे फैक्टोरियल। अब यहाँ पे देखिए कितने बचे हुए हैं, 3 प्लेसेस, तो फैक्टोरियल 3 बाय फैक्टोरियल 2, क्योंकि यहाँ पे एल जो है वो रिपीटेड है, दिस इज 3। उसके बाद एस एल 1 2 3 ये यहाँ पे। तो अब एस एल वाले, उसके बाद कितने ए एल एम, 3 डिफरेंट यहाँ पे लेटर्स हैं, तो फैक्टोरियल 3 दैट इज 6। फिर एस हो गया, एल हो गया, फिर आ जाएगा एस एम ए, और फिर आ जाएगा क्या डबल एल। तो इसके बाद ही जो है ये यहाँ पे आ जाएगा, तो इसको काउंट कर लेता हूँ क्या 1। अब मैं यहाँ पे टोटल जब सम करूँगा क्या आ जाएगी, रैंक आ जाएगी। तो इनको हम कर लेते हैं यहाँ पे सम इसका, तो क्या आ जाएगा 24, और ये भी सम क्या हो गया 24, तो 48 और ये क्या होगा 6 7 8 9 और 10, तो 48 और 10, तो दिस विल बी 58। तो 58 दैट इज ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पे, तो ऐसे करके हम रैंक निकाल सकते हैं, ठीक है ना, किसी भी वर्ड की, अगर उनके वर्ड्स को उसके लेटर्स को यूज़ करके जो डिक्शनरी है वो बनाई जाए। अब देखिए इसके बाद है टाई एंड गैप मेथड। तो टाई और गैप मेथड में क्या होता है, नंबर ऑफ परम्यूटेशन, ठीक है, नंबर ऑफ परम्यूटेशन अगर मुझे फाइंड आउट करना हो ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन ऑल एट अ टाइम व्हेन एम स्पेसिफाइड थिंग्स आर ऑलवेज कम टुगेदर, ठीक है ना, यानी कि आपके पास एन डिफरेंट थिंग्स हैं और उसमें से आपको जो एम थिंग्स हैं उनको हमेशा एक साथ में रखना है, तो उसके कितने परम्यूटेशन हो सकते हैं, ये हम यूज़ कर सकते हैं किससे, टाई मेथड का यूज़ करके ये फाइंड आउट कर सकते हैं, टाई मेथड का यूज़ करके। तो देखिए टाई मेथड इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखिए यहाँ पे मेरे पास एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है ना। अब एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता तो मैं कैसे अरेंज कर देता, फैक्टोरियल एन से, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन क्या है कि एन में से एम जो है उनको आपको एक साथ रखना है, ठीक है ना। तो अगर ये जो एन ऑब्जेक्ट्स हैं इसमें से मैंने एम को एक साथ ले लिया, तो बाकी कितने ऑब्जेक्ट्स बचेंगे मेरे पास, एन माइनस एम, ठीक है ना। एन में से अगर मैंने एम ले लिया तो यहाँ पे कितने बचे, एन माइनस एम बचेंगे रिमेनिंग। तो अब यहाँ पे देखिए मैं क्या करता हूँ, ये जो एम ऑब्जेक्ट्स हैं इनको तो मुझे एक साथ रखना है, तो इनको मैं टाई कर देता हूँ एक साथ में, ठीक है ना। तो इनको मैं टाई करके इनको एक ऑब्जेक्ट से यहाँ पे अज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज वन ऑब्जेक्ट, ठीक है, और ये क्या है एन माइनस एम ऑब्जेक्ट, ठीक है। इन एम ऑब्जेक्ट्स को सिर्फ वन सिंगल ऑब्जेक्ट जो है वो अज्यूम कर लिया, और बाकी के जो रिमेनिंग थे क्या हो गए एन माइनस एम ऑब्जेक्ट्स। टोटल अभी कितने ऑब्जेक्ट्स हो गए, एन माइनस एम और प्लस वन, तो एन माइनस एम प्लस वन, ये इतने टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको कि मुझे अरेंज करना है। तो इनका अरेंजमेंट तो क्या हो गया, एन माइनस एम प्लस वन का फैक्टोरियल, क्योंकि अभी मैंने इनको क्या सिंगल ऑब्जेक्ट अज्यूम किया है, और यहाँ पे जो टोटल ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे क्या एन माइनस एम और प्लस वन, ये हो गए टोटल ऑब्जेक्ट्स, और इनका अरेंजमेंट मुझे पता है कि इन ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट क्या होता है, इनका फैक्टोरियल ले लीजिए, तो एन माइनस एम प्लस वन ये फैक्टोरियल। अब यहाँ पे ये तो क्या हो गया, इनका अरेंजमेंट हो गया, लेकिन ये जो एम ऑब्जेक्ट्स हैं ये एक साथ टाई किए हुए हैं, लेकिन ये आपस में तो रीअरेंज हो सकते हैं, तो इनके आपस में रीअरेंज होने के जो नंबर ऑफ वेज होंगे वो क्या होंगे, फैक्टोरियल एम। तो फैक्टोरियल एम का जो है ये यहाँ पे प्रोडक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाता है क्या, ये जो फॉर्मूला ये लिखा हुआ है फैक्टोरियल एम इंटू एन माइनस एम प्लस वन का फैक्टोरियल, ये जो फॉर्मूला है ये यहाँ से ऐसे करके आता है, तो ये है इसका एक्सप्लेनेशन। अच्छा, अगर मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है क्या, कि अगर ये जो सारे एम ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि हमने अभी क्या अज्यूम किए थे कि जिनको हमेशा एक साथ रहना है, अगर मुझे फाइंड आउट करना हो कि ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं एम के एम ये सारे के सारे एक साथ कभी भी ना हो, ठीक है ना, सारे के सारे एक साथ नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, उसके लिए मैं पहले तो ये फाइंड आउट कर सकता हूँ कि जबकि ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स एक साथ हों तो इसके कितने नंबर ऑफ वेज होंगे, ठीक है ना। और ये नंबर ऑफ वेज फाइंड आउट करने के बाद मैं इनको
जो टोटल इनका अरेंजमेंट है उसमें से अगर माइनस कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा कि वो नंबर ऑफ वेज, जबकि ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स हमेशा एक साथ में ना हो। और यही जो है हमारा सेकंड फॉर्मूला है, नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन ऑल एट अ टाइम व्हेन एम स्पेसिफाइड थिंग्स नेवर कम्स टुगेदर। यानी कि ये जो एम अभी साथ में एक साथ आ रहे थे, अब क्या कर रहा हूँ, वो एम एक साथ में कभी भी नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, जो टोटल इनका परम्यूटेशन हो सकता है दैट इज फैक्टोरियल एन, उसमें से इसको माइनस कर दूंगा, तो ये जो फॉर्मूला ये यहाँ पे बन, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, टाई मेथड, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए। टाई मेथड क्यों बोला, क्योंकि जिनको आपको हमेशा साथ में रखना है उनको आपने क्या एक साथ टाई करके, एक साथ उनको अरेंज करके, ठीक है ना, उनको एक ऑब्जेक्ट जो है वो अज्यूम कर लिया और उसके अकॉर्डिंग जो परम्यूटेशन है वो यहाँ पे फाइंड आउट किया। और इन द सेम वे अगर आपको फाइंड आउट करना है कि वो साथ में हमेशा एक साथ में ना रहे, तो क्या करेंगे, जो टोटल जो परम्यूटेशन है उसमें से उनको एक साथ रहने पे जो परम्यूटेशन आ रहा है उसको हम कर देंगे माइनस, जैसे कि ये यहाँ पे किया हुआ है। इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें आपको और ज़्यादा क्लैरिटी है वो आ जाएगी। तो सबसे पहले जो गैप मेथड है, ठीक है ना, उस पे बेस्ड हम क्वेश्चन देखते हैं। नंबर ऑफ, अच्छा, एक जो गैप मेथड है वो और होती है। अब गैप मेथड में क्या करते हैं कि अब यहाँ पे तो हमने क्या किया था कि एम, इसके पहले हमने क्या किया था कि एम ऑब्जेक्ट्स या तो एक साथ हो या फिर सारे के सारे एक साथ में ना हो। अब लेकिन गैप मेथड ये हम कब यूज़ करते हैं, जब आपको गिवन हो कि जो एम ऑब्जेक्ट्स है ना, वो उसमें से कोई भी दो भी एक साथ में नहीं होना चाहिए, सारे बिल्कुल अलग अलग होना चाहिए। समझ में आया ना। तो उसके लिए हम क्या गैप मेथड का यूज़ करते हैं। तो गैप मेथड में हम क्या करते हैं, पहले तो हम जिनको हमें अलग अलग रखना है उन ऑब्जेक्ट्स को वहाँ से हटा देते हैं, बाकी जो रिमेनिंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनको वहाँ पे हम प्लेस कर देते हैं या उनका अरेंजमेंट देख लेते हैं। उसके बाद उनको प्लेस करने पे जो उनके बीच में गैप बन रहा होता है, तो उन गैप में ये जिन ऑब्जेक्ट्स को हमें एक साथ में नहीं रखना उनको यहाँ पे फिल करते हैं। तो ये जो है ऐसे करके जो गैप मेथड है उसका हम यूज़ करते हैं। इसका हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो उस पर उससे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी इसमें। तो अब क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो क्या है, नंबर ऑफ 8 लेटर्ड वर्ड, ठीक है, द नंबर ऑफ 8 लेटर वर्ड्स विथ और विथआउट मीनिंग फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्रायंगल। अब ट्रायंगल आपको एक वर्ड गिवन है, इसको, इसमें जो लेटर्स हैं, तो सबसे पहले मैं जो वर्ड है वो लिख देता हूँ, TRIANGLE, ठीक है ना। अब देखिए अगर आप इसके लेटर्स को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे कोई रिपीटेड लेटर है क्या, यहाँ पे कोई भी रिपीटेड लेटर नहीं है। TRIANGLE सारे जो लेटर्स हैं डिफरेंट है। और कितने लेटर्स हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिफरेंट लेटर्स हैं। अब इनका यूज़ करके आपको जो डिफरेंट वर्ड्स हैं वो यहाँ पे बनाने हैं। अब लेकिन इसमें देखिए डिफरेंट पार्ट्स में कुछ कुछ क्या है, रिस्ट्रिक्शंस है। जैसे कि जो फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या रिस्ट्रिक्शन है, ऑल द वोवेल्स आर टुगेदर, ठीक है, ऑल द वोवेल्स, ये आर होगा, आर टुगेदर, ऑल द वोवेल्स आर टुगेदर। तो सारे वोवेल्स जो हैं उनको आपको एक साथ में रखना है। तो देखिए यहाँ पे वोवेल्स पहले हम काउंट कर लेते हैं कौन कौन से वोवेल्स हैं। तो एक आई, एक ए और एक ई, ये 3 यहाँ पे वोवेल्स हैं। तो सारे वोवेल्स को एक साथ रखने के लिए मैं क्या करता हूँ, आई ए और ई को एक वर्ड एक साथ टाई कर देता हूँ, आई ए और ई, इनको मैंने यहाँ पे एक साथ टाई कर दिया। अब बाकी यहाँ पे जो बचे वो हैं TRNGL, ये 5 लेटर जो हैं यहाँ पे बचे हुए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे जैसा कि हमने देखा था ये 5 ये हैं और एक ये है, तो टोटल कितने हैं, 6, दिस इज़ 1 एंड दीज आर व्हाट 5। तो 5 + 1 ये टोटल कितने होगा 6। तो यहाँ पे 6 लेटर्स को अरेंज करने के नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, 6 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने के नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, दैट विल बी फैक्टोरियल 6, ठीक है ना। अब फैक्टोरियल 6 तो क्या हो गया ये, लेकिन मुझे यहाँ पे इनको भी मैं इंटरनली क्या कर सकता हूँ, अरेंज कर सकता हूँ। तो दिस विल बी व्हाट फैक्टोरियल 3। तो ये हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकेंड पार्ट पे आते हैं इसके। अब देखिए सेकेंड पार्ट में क्या है, ऑल वोवेल्स आर नेवर टुगेदर, यानी कि ये जो मैंने वोवेल्स को हमेशा साथ में रखा था, अब क्या है, ये वोवेल्स जो है सारे के सारे एक साथ में कभी भी नहीं आएंगे। तो ये देखिए ये उसी का जो सेकंड पार्ट है वो है कि यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो सारा यहाँ पे पॉसिबल इनका अरेंजमेंट है उसमें से, जबकि ये साथ में इनको यहाँ पे माइनस कर दूंगा। तो यहाँ पे कितने टोटल 8 डिफरेंट लेटर्स थे, तो
टोटल अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 8। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टोटल अरेंजमेंट ऑफ 8 लेटर्स इज फैक्टोरियल 8, है ना। और जो रिक्वायर्ड अरेंजमेंट है वो क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, दैट विल बी फैक्टोरियल 8 माइनस ये चीज़ फैक्टोरियल 6 टू फैक्टोरियल 3। तो ये हो जाएगा हमारा सेकंड पार्ट का आंसर। अब देखिए थर्ड पार्ट जो है इसमें क्या बोला हुआ है, थर्ड पार्ट में बोला हुआ है नो टू वोवेल्स आर टुगेदर। कोई भी जो दो वोवेल्स हैं वो एक साथ में नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम गैप मेथड का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं जो वोवेल्स हैं उनको हटा के ये जो TRNGL जो है इनको प्लेस कर देता हूँ। तो TRN, ठीक है, थोड़ा मैं स्पेस ले देता हूँ, TRN। अब देखिए यहाँ पे जितने भी यहाँ पे ये जो लेटर्स होते हैं ये उससे एक ज़्यादा गैप वो क्रिएट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे लेटर्स हैं, तो इनके बीच में गैप कितना है देखिए, 1 2 3 4 5 6। तो जितने भी यहाँ पे लेटर्स होते हैं उनके बीच में अगर मैं गैप काउंट कर दूँ, गैप क्या होता है, हमेशा एक ज़्यादा होता है। तो अब देखिए यहाँ पे ये 6 प्लेसेस जो हैं इसमें मुझे क्या करना है, 3 I A और E, ये जो 3 वॉवल्स हैं इनको प्लेस करना है और इनको अरेंज करने का जो टोटल नंबर ऑफ वेज है वो फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले तो ये जो 5 हैं इनको अरेंज करने के लिए जो टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, फैक्टोरियल 5। और अब उसके बाद 6 में से 3 प्लेसेस सिलेक्ट करके उनको अरेंज करना है। तो 6p3 यानी कि ये क्या हो जाएगा, दैट विल बी फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 6 बाय फैक्टोरियल 3, 6 माइनस। तो ये जो है यहाँ पे आंसर आ जाएगा जो भी यहाँ से आएगा। तो यहाँ पे क्या, दिस विल बी फैक्टोरियल 5 इंटू, ये 6 कैंसिल आउट हो जाएगा तो फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल। तो ये जो है इस पार्ट का आंसर है वो। तो ये हो गया क्या, हमारे टाइम मेथड और गैप मेथड पर बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। जेई मेंस 2020 में आया हुआ क्वेश्चन देख लेते हैं कि जेई मेंस 2020 में आया हुआ क्वेश्चन। तो यहाँ पे अब देखिए, द नंबर ऑफ द वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड लेटर इन विच वॉवेल्स नेवर कम टुगेदर, ठीक है। अब यहाँ पे जो लेटर है LE डबल TER, ठीक है, ये जो लेटर वर्ड है, नंबर ऑफ वर्ड्स इसमें वो वर्ड फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, जबकि इसके जो वॉवेल्स हैं वो कभी भी एक साथ में नहीं आते। तो हम क्या करेंगे, वॉवेल्स नेवर कम टुगेदर इज, ठीक है, इन विच वॉवेल्स नेवर कम टुगेदर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वॉवेल्स को एक साथ ले लेंगे और उनका जो अरेंजमेंट है वो फाइंड आउट कर लेंगे और टोटल अरेंजमेंट में से ये इस अरेंजमेंट को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा, जैसा कि अब हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। इजी क्वेश्चन है जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन हाउ मेनी वेज कैन द 7 डिफरेंट कलर्स ऑफ अ रेनबो बी अरेंज सो दैट ब्लू एंड ग्रीन नेवर कम्स टुगेदर। तो क्या करेंगे, या तो क्या करो, ब्लू और ग्रीन को एक साथ करके अरेंजमेंट फाइंड आउट कर लो, टोटल में से उसे माइनस कर दो, या फिर क्या, ब्लू और ग्रीन को सेपरेट सेपरेट यहाँ पे हम रख देते हैं। तो देखिए यहाँ पे दोनों तरीके से हम देख लेते हैं और देखिए दोनों तरीके से जो आंसर है वो हमारा सेम आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जो 7 है BIBGYOR, यही होता है ना 7 जो कलर्स होते हैं वो। अब इसमें से क्या करना है, जो ब्लू और ग्रीन है, ठीक है ना, ब्लू और ग्रीन ये क्या है, साथ में नहीं आना चाहिए कभी भी, ठीक है ना। तो इनको मैं एक साथ ले लेता हूँ पहले। तो एक साथ लेने पे जो अरेंजमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, बाकी 3 4 5 और इसको मिला के क्या, फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 6, ठीक है, इंटू फैक्टोरियल 2। ये तो क्या हो गया जब ये साथ में, और टोटल अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 7। तो फैक्टोरियल 7 माइनस ये, एक आंसर तो ये हो जाएगा। और दूसरा क्या है, गैप मेथड। तो गैप मेथड में क्या होगा, ये जो 7 लेटर्स हैं ये कितना, ये जो 5 हैं BIYOR, ठीक है ना, ये कितने हैं 5। तो ये कितने गैप्स क्रिएट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो इन 6 में से
कितने को, 2 को अरेंज करने का तरीका, तो दैट विल बी 6p2, तो ये क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 6 बाय फैक्टोरियल 4, यानी कि 5 इंटू 6, ठीक है ना। फैक्टोरियल 4 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आ रहा है 30, और यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, दैट विल बी 7 इंटू फैक्टोरियल 6 माइनस फैक्टोरियल 6 इंटू 2 फैक्टोरियल 2, तो फैक्टोरियल 6 जब कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 7 माइनस 2 यानी कि 5, ठीक है ना। फैक्टोरियल 6 इंटू 5 है ना, फैक्टोरियल 6 इंटू 5, तो यहाँ से क्या आ रहा है फैक्टोरियल 6 इंटू 5, और देखिए यहाँ पे ये जो हमारा आंसर आता था, तो 6p5, ये तो मैंने क्या 6p2 जो है ये तो अरेंजमेंट लिखा था, सिर्फ ये जो गैप में था उनका, ये जो 5 था इनका अरेंजमेंट भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा ना। तो दिस इज़ फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 भी जो है ये यहाँ पे आ जाएगा, तो फैक्टोरियल 5, और इसको अगर हम लिखेंगे तो दिस इज़ फैक्टोरियल 6, तो फैक्टोरियल 5 को मैं लिख दे रहा हूँ क्या 5 इंटू फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 6 बाय फैक्टोरियल 4, ठीक है ना। 5 को क्या लिख दिया 5 इंटू फैक्टोरियल 4, तो ये यहाँ पे कैंसिल आउट होगा, तो फैक्टोरियल 6 इंटू 5 और फैक्टोरियल 6 इंटू 5, ये दोनों मेथड से क्या सेम यहाँ पे आंसर आता है। तो ये हो गया हमारा टाई और गैप मेथड। अब देखिए परम्यूटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स। अब यहाँ पे अगर जैसा कि मैंने जो एक अभी क्वेश्चन में यूज़ किया था कि अगर यहाँ पे अलाइक ऑब्जेक्ट्स आएंगे तो हमें क्या उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करना होता है, यानी कि अगर टोटल n ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका कि अगर काउंट करोगे क्या तो क्या है p प्लस क्यू प्लस आर, जिसमें से यहाँ पे ये जो p ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है ना, p आर अलाइक ऑफ वन काइंड एंड q आर अलाइक ऑफ सेकेंड काइंड, आर डिस्टिंक्ट, ठीक है। तो ये जो हैं दीज आर अलाइक हैं काइंड 1, एंड दीज आर ऑल्सो अलाइक काइंड 2, और जो आर हैं दीज आर डिस्टिंक्ट, ये सारे जो हैं ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो अलाइक ऑब्जेक्ट्स जितने भी होते हैं, ठीक है, तो इनका अगर मुझे अरेंजमेंट करना है तो मैं क्या करूँगा फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाय ये जितने अलाइक होंगे यानी कि फैक्टोरियल पी, और ये जो अलाइक होंगे फैक्टोरियल क्यू, इनको यहाँ से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये जो है ये फॉर्मूला आप याद रखिए, ठीक है। एक्सप्लेनेशन इसका जो है वो ये है कि यहाँ पे मैंने इन सारे ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट मान के यहाँ पे उनको अरेंज कर दिया था। अब यहाँ पे ये जो इतने नंबर ऑफ अरेंजमेंट होंगे फैक्टोरियल पी, ये यहाँ पे रिपीटेड काउंट हो चुके हैं, तो इससे मुझे यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा। ऐसे जो फैक्टोरियल क्यू वाले हैं इनको भी मैंने क्या इन क्यू ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट मान के यहाँ पे जो इनका अरेंजमेंट है वो यहाँ पे लिख दिया था, तो यहाँ पे जिनको डिफरेंट मान के यहाँ पे मैंने अरेंजमेंट लिखा उससे यहाँ पे उसके फैक्टोरियल से यहाँ पे डिवाइड करना हो। तो इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं जो कि यहाँ पे प्रीवियसली आया हुआ है MPPT 2002 में। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स, ठीक है। तो ये मैथमेटिक्स ये एक वर्ड है, ठीक है। अब इसको रीअरेंज करने पे, ठीक है, कितने तरीके से आप रीअरेंज कर सकते हो, तो इसमें जो रिपीटेड वर्ड है वो हम देख लेते हैं कौन कौन से। एक तो एम आया हुआ है ये 2 बार, ए आया हुआ है 2 बार, ठीक है। उसके बाद ये टी जो है ये आया हुआ है, ये टी, और क्या एच तो एक बार ही आया हुआ है, ई तो एक बार ही आया हुआ है, और ICS ये भी एक बार आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टोटल कितने लेटर्स हैं 11, तो फैक्टोरियल 11 बाय 2 एम है तो फैक्टोरियल 2, 2 ए है तो फैक्टोरियल 2, और 2 टी बी हैं तो इनका भी फैक्टोरियल 2, बाकी तो सारे क्या हैं डिफरेंट। तो ये जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर ऑफ 7 डिजिट नंबर्स, ठीक है, 7 डिजिट का एक नंबर जो है वो हमें बनाना है विथ सम ऑफ इट डिजिट इक्वल टू 10 एंड फाउंड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1, 2 और 3। अब देखिए 1, 2 और 3 इन डिजिट्स का यूज़ करके हमें एक 7 डिजिट का जो नंबर है वो बनाना है, उसके डिजिट्स का सम जो है वो भी क्या होना चाहिए, दैट शुड बी 10, ठीक है। सम ऑफ द डिजिट्स जो है वो 10 होना चाहिए। देखिए 10 यहाँ पे कैसे हो सकता है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे इसको 10 बनाने का कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे जो 7 ये है
मैं ले लेता हूँ क्या 2 2 2 2 2। मैंने 5 लिए तो उससे क्या हो जाता है 10। अब लेकिन मुझे क्या 7 लेना है, तो इस 2 को मैं ब्रेक करके लिख लेता हूँ कैसे 1 1 में, और उसको भी ब्रेक करके लिख लेता हूँ क्या 1 1 में। तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। ऐसे करके जो 7 डिजिट जो है वो भी मेरे कंप्लीट हो जाएंगे, और ये इनका यूज़ भी हो जाएगा। तो एक तो क्या हो जाएगा 2 2 2 के बाद 1 1 1 1। एक तरीका तो ये हो गया। अब देखिए एक ये हो सकता है कि अब मैं क्या करूँ, इन दोनों का मिला के सामने 4, और इनको लिख देता हूँ क्या 3 और 1 के फॉर्म में। 3 और 1 ये भी 4 है, और 2 1 1 1 1 ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, और कोई तरीका इसमें दिख रहा है क्या? देखिए, और अगर मैं अब यहाँ पे क्या करूँ, यहाँ पे 2 + 1 करूँगा तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, लेकिन फिर मुझे इसको ब्रेक करना पड़ेगा 2 और 1 में, तो फिर से फिर वो यही का ये बन जाएगा 3। ठीक है, तो देखिए ये जो दो कॉम्बिनेशन है यही यहाँ पे बनेंगे टोटल। ठीक है ना, तो अब इस कॉम्बिनेशन से टोटल वर्ड्स हैं वो कितने, टोटल अरेंजमेंट है वो कितने हो जाएंगे, तो ये कितने फैक्टोरियल 7 बाय, ये तीनों सेम है तो फैक्टोरियल 2, और ये चारों सेम है तो फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 3, तीन सेम है ना तो फैक्टोरियल। और यहाँ पे क्या है, दिस इज फैक्टोरियल 7 बाय, यहाँ पे क्या है ये 5 सेम है तो फैक्टोरियल 5 आएगा, बाकी तो दो डिफरेंट है। ठीक है ना, तो इसका हम काउंट कर लेते हैं, तो ये इसको फैक्टोरियल 7 को लिख लेता हूँ क्या मैं, फैक्टोरियल 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7। ठीक है ना, और ये क्या है फैक्टोरियल 3 दिस फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और 3 जो है इसकी वैल्यू भी होती है क्या 6, तो ये क्या हो जाएगा 7 इंटू 5 35। और इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसको लिख लेता हूँ क्या मैं 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5, और ये क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 5 कैंसिल आउट, तो ये क्या हो जाएगा दिस विल बी 42। ठीक है, तो ये टोटल जो सम है वो क्या हो जाएगा 35 + 42, तो ये हो जाता है 77। ठीक है, तो जो 77 है ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं क्या, व्हेन परम्यूटेशन फाइंड आउट कर सकते हैं जबकि क्या रिपीटेशन हो रहा हो। तो ये भी जो 2021 में जेई में हुआ है क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे सर्कुलर परम्यूटेशन। ठीक है, ये भी बहुत एक अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिससे कई बार क्वेश्चन आता रहता है। तो सर्कुलर परम्यूटेशन इसमें क्या होता है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है कोई ऑब्जेक्ट है, आर टू बी परम्यूटेड इन अ सर्कल, देन नंबर ऑफ वेज इज n-1 if clockwise and anti-clockwise arrangement are distinguished, and n-1 by factorial 2 if clockwise and anti-clockwise arrangement are not distinguishable। इसका मतलब क्या हुआ है, देखिए बहुत ही सिंपल वर्ड में आपको एक्सप्लेन करता हूँ मैं, कि यहाँ पे अगर आपके पास n ऑब्जेक्ट हैं और आपको ऐसे लाइन में उसको अरेंज नहीं करना, जैसे हम लाइन में अरेंज कर रहे थे ना, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में क्या 2 2 2 1 1 1 1 1 1 ऐसे करके अरेंज कर रहे थे, तो वो क्या एक लीनियर अरेंजमेंट होता है, तो हमें वैसे अरेंज नहीं करना, एक सर्कल में अरेंज करना है। ठीक है ना, तो एक सर्कल में जब मैं अरेंज करता हूँ चीज़ों को, तो देखिए उसमें क्या डिफरेंस आ जाता है, सर्कल में जब अरेंज करते हैं तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोई भी नंबरिंग नहीं है। ठीक है ना, नंबरिंग यहाँ पे कहीं पे भी नहीं हो रखी है, तो इसके कारण क्या होगा कि जब मैं फर्स्ट ऑब्जेक्ट को यहाँ पे कहीं पे भी प्लेस करूँगा, ठीक है ना, उसके बाद ये जो लोकेशन है ये यहाँ पे ये यहाँ पे इसका कोई मार्किंग होगी, और उसके बाद जो है अरेंजमेंट यहाँ पे स्टार्ट होगा। इसलिए यहाँ पे अगर मेरे पास n ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है ना, और उनको मुझे अरेंज करना है, तो उसका n फैक्टोरियल ना होकर क्या हो जाता है n-1 फैक्टोरियल, क्योंकि जो सबसे फर्स्ट वाला जो ऑब्जेक्ट है जब मैं उसको प्लेस करता हूँ तब जाके वहाँ पे जो मार्किंग है वो स्टार्ट होती है, तब जाके जो नंबरिंग है या जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट है वो वहाँ पे स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पे n-1 फैक्टोरियल होता है इन जनरल। ठीक है ना, जैसे कि ये सर्कुलर टेबल पे अगर आपको n पीपल को बैठाना है, सर्कुलर कोई टेबल होती है ना, ठीक है, तो उसमें कि अगर आपको बैठाना है लोगों को n लोगों को, तो क्या हो जाएगा उसका नंबर ऑफ अरेंजमेंट n-1 का फैक्टोरियल। ठीक है ना, n-1 का फैक्टोरियल हो जाएगा। लेकिन अगर देखिए यहाँ पे एक और चीज़ हो सकती है कि अब दोबारा से आपको क्या अरेंजमेंट करना है। ठीक है, तो ये तो क्या थी यहाँ पे टेबल, ठीक है, इस पे लोगों को आप बैठा रहे थे, और ये क्या है दिस इज गार्लैंड। ठीक है, गार्लैंड या फिर जो हार हम बोलते हैं ना, ठीक है, मोतियों का जो हार होता है, इस टाइप की कोई चीज़ है। तो यहाँ पे देखिए इसमें जो अरेंजमेंट है n ऑब्जेक्ट्स का, ये तो क्या हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल, लेकिन इसमें होगा सेम चीज़ का n-1 फैक्टोरियल बाय 2। देखिए अब यहाँ पे ये डिफरेंस क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये जो टेबल है ना,
इसको जैसे जी गार्लैंड है, गार्लैंड की क्या खासियत होती है कि आप अगर गार्लैंड को आपने ऐसे पकड़ सकते हो और आप उसको फ्लिप भी कर सकते हो ऐसे करके, ठीक है ना। तो उसमें जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो अलग अलग जो है वो डिफ्रेंशिएट नहीं होते, वो क्या हो जाते हैं, वो सेम हो जाते हैं। यानी कि अगर वो क्लॉकवाइज अरेंजमेंट है और दूसरे साइड से आप देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज में वो शो हो जाएंगी वही चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे आप डिफ्रेंशिएट जो है वो आप नहीं कर सकते क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को, तो इसलिए क्या हो जाते हैं जो टोटल अरेंजमेंट है वो क्या होते हैं, हाफ हो जाते हैं जस्ट। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के जो आप यहाँ पे डिफरेंट काउंट कर रहे थे, इसमें क्या हो जाते हैं, वो सेम हो जाते हैं। तो जो टोटल काउंटिंग है वो क्या हो जाती है, जस्ट हाफ हो जाती है। और यहाँ पे जो टेबल या फिर इस टाइप का अरेंजमेंट होता है जिसमें कि आप क्या उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, क्लॉकवाइज कौन सा है और एंटी क्लॉकवाइज कौन सा है, तो उसके इसमें क्या होता है, ये n-1 का फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो ये हम कुछ इसके भी एग्जाम्पल करेंगे तो आप यहाँ से क्लियरली आइडेंटिफाई कर लोगे कि किस में जो है वो n-1 फैक्टोरियल और किस में n-1 फैक्टोरियल बाय 2। तो क्वेश्चन देखते हैं इसका, ठीक है। इफ़ वन ऑब्जेक्ट इज फिक्स्ड ऑन सर्कल देन, देखिए इसमें नोट करने वाला क्या है कि इफ़ वन ऑब्जेक्ट इज फिक्स्ड ऑन द सर्कल देन ऑल लोकेशंस विल बिकम स्पेसिफिक, ठीक है ना। यही जो चीज़ मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि जब आप एक चीज़ को फिक्स करते हैं ना, उसके बाद बाकी चीज़ें वो स्पेसिफिक होती हैं। अगर कोई सर्कल पे कोई चीज़ आपने फिक्स नहीं की, तब तक जो है उसके सारे पॉइंट्स हैं वो एक समान है। एक फिक्स करते ही क्या हो जाते हैं, वो स्पेसिफिक हो जाती हैं बाकी लोकेशन। इसलिए जो फर्स्ट वाला है उसके वो तो क्या होता है, वो उसमें जो पोजीशंस हैं उनको फिक्स करता है, ठीक है ना। इसलिए जो टोटल काउंटिंग है वो क्या होती है, n फैक्टोरियल ना हो कि n-1 का फैक्टोरियल होती है। और नोट 2 इसमें क्या है, इफ़ सीड्स आर नंबर्ड, हाँ देखिए अगर यहाँ पे सीड जो हैं वो नंबर्ड हैं, ठीक है ना, नंबर्ड सीट हैं, तो फिर उसमें तो क्या ऑलरेडी मार्किंग हो रखी है, तो उसमें फिर n फैक्टोरियल ही हो जाएगा, उसमें n-1 फैक्टोरियल नहीं होगा, ठीक है ना। इसलिए ये क्या होगा, अगर नंबर्ड होगी तो जो लीनियर परमुटेशन है वैसे ही क्या है यहाँ पे ये भी ट्रीट होगा। तो ये हो गया ये। अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं इसका बेस। तो इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ वेज ऑफ 4 बॉयज कैन बी सीटेड अराउंड अ राउंड टेबल 4 चेयर्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, ठीक है। अब देखिए चार जो चेयर्स हैं वो चारों डिफरेंट कलर्स की हैं, यानी कि उनके ऊपर नंबरिंग टाइप का जो ट्रीट हो रहा है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ 4 बॉयज कैन बी सीटेड अराउंड अ राउंड टेबल इन 4 चेयर्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 चेयर्स ऑफ डिफरेंट कलर, तो ये क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 दैट इज 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो दैट विल बी 24, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाता है 24। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ वेज दैट 8 बीट्स ऑफ डिफरेंट कलर्स कैन बी स्ट्रिंग अराउंड अ नेकलेस। अब देखिए यहाँ पे 8 बीट्स की बात हो रही है, तो 8 बीट्स मतलब, अब देखिए नेकलेस की बात हो रही है तो ये क्या हो जाएगा 8-1 फैक्टोरियल, और इसमें 2 का जो डिवाइड है वो भी होगा, ठीक है ना। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं ये कितना होगा, क्योंकि ऑप्शन जो है यहाँ पे नंबर्स में गिवन है, तो दिस विल बी 7 फैक्टोरियल बाई 2। तो 2 जो है ये तो हम कैंसिल आउट कर देंगे, तो उसके बाद क्या हो जाएगा 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे 5 4 20, 20 इंटू 6, तो ये क्या हो जाएगा 120, नहीं 120 नहीं, हाँ दिस विल बी 120, ठीक है। 120 इंटू 7 इंटू 3 21, तो 120 इंटू 21, तो दिस विल बी 0, और 21 2 जा 42, तो ये, और 21 1 जा 21, और 4 25, तो 2520, तो 2520 ऑप्शन ए जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये सिंपल जस्ट फॉर्मूला मैंने यूज़ किया है, ये जो आंसर है ये। नंबर ऑफ वेज इन विच 6 मैन एंड 5 वीमेन, ठीक है ना, 5 women can dine at a round table if no 2 women to sit together is given, है ना। ये देखिए ये भी IEEE 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब इसमें क्या करना है, नंबर ऑफ वेज इन विच 6 मैन एंड 5 women, ठीक है। एक कोई राउंड टेबल है, इसमें क्या है 6 मैन है और 5 women है, इनको हमें यहाँ पे अरेंज करना है। अब देखिए यहाँ पे 6 मैन एंड 5 मैन, इफ़ नो 2 women sit together, कोई भी 2 वुमेन को हमें यहाँ पे एक साथ नहीं बैठाना है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहले हम क्या करेंगे 6 मैन को यहाँ पे अरेंज कर देंगे, और उसके उनके बीच में जो गैप बनेगा उसमें हम क्या वुमेन को प्लेस करेंगे। तो सबसे पहले तो 6 मैन जो है 1 2 3 4 5 6, ये 6 मैन को यहाँ पर मैंने प्लेस कर दिया।
अब देखिए जो 6 मैन को प्लेस करने के नंबर ऑफ वेज होंगे वो क्या होंगे, अब यहाँ पे देखिए कोई मार्किंग तो 3 टेबल पर ना डिफरेंट चेयर्स थी, तो इसमें क्या होगा 6 मैन को प्लेस करने का क्या होगा 6 माइनस 1 फैक्टोरियल। ये समझ आया ना। अब जो 6 मैन है ये कितने गैप्स क्रिएट करेंगे, 6 गैप्स क्रिएट करेंगे। इन 6 गैप में किनको प्लेस करना है 5 वुमेन को, तो इसके अरेंजमेंट क्या हो जाएंगे 6p5, ठीक है ना। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा दैट विल बी 5 फैक्टोरियल, और ये क्या हो जाएगा 6 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल, तो दिस इज 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, ठीक है। तो दिस इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है ये यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In how many ways 5 boys and 4 girls can sit on a circular table such that no 2 girls are together? देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया, ठीक है। हाउ मेनी वेज 5 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स, तो 5 बॉयज़ के लिए क्या हो जाएगा 5 माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। और 5 बॉयज़ जो है कितने ग्रुप क्रिएट करेंगे 5, तो 5p4, 5p4 क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 5 हो जाएगा फिर से, ठीक है। तो दिस विल बी फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 4। इसका सेकंड पार्ट क्या है, ऑल गर्ल्स आर टुगेदर, तो सारे गर्ल्स को क्या एक ऑब्जेक्ट मान लो, ठीक है। ये एक ऑब्जेक्ट है और 5 बॉयज़ हैं, ठीक है। तो 5 और प्लस 5 और ये क्या कितने हो गए 6 ऑब्जेक्ट्स, तो 6 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने का तरीका क्या हो जाएगा 6 माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। दिस इज 6 माइनस 1 फैक्टोरियल, और जो 4 गर्ल्स हैं उनको अरेंज करने के लिए फैक्टोरियल 4, तो दिस विल बी फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 4 अगेन, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जेई मेंस 2012 का क्वेश्चन है। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन इससे आए हुए हैं। 7 women and 7 men to be seated around a circular table, ठीक है। ये सर्कुलर टेबल है, 7 मैन है एंड 7 women है। such that there is a man on either side of every woman, ठीक है। there is a man on either side of every woman, ठीक है। यानी कि women के दोनों साइड में क्या होना चाहिए मैन होना, यानी कि देखिए अल्टरनेटली मैन और वेमेन को बिठाना है, सिंपल सी बात है। तो पहले 7 मैन को अरेंज कर देता हूँ, तो दैट विल बी 7 माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। और ये कितने गैप क्रिएट करेंगे 8 गैप क्रिएट करेंगे, तो 8 गैप में हम क्या करेंगे 8 गैप में हम 7 वेमेन को बैठा देंगे, तो 8c क्या हो जाएगा 8c 7 फैक्टोरियल, यानी कि दैट विल बी 8p7 हो जाएगा, दैट विल बी 8p7, तो क्या हो जाएगा 8 फैक्टोरियल, तो दिस इज 6 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल। 7 मैन को बिठाने के लिए क्या सीटेड इन अ सर्कुलर टेबल सेट 7 माइनस 1 फैक्टोरियल हुआ है, और उसके बाद 7 मैन जो है वो गैप क्रिएट करेंगे कितना 7 गैप ही क्रिएट करेंगे, तो दिस विल बी 7p7, तो 7 फैक्टोरियल हो जाएगा 6 फैक्टोरियल, दिस इज 7 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने एक गैप ज़्यादा ले लिया था क्या, तो यहाँ पे 4 बॉयज़ थे, इनको अरेंज किया 5 माइनस 1 फैक्टोरियल से, और 4 गर्ल्स को यहाँ पे अरेंज करना था, तो 5, ठीक है ये तो सही है, ये है। फिर नेक्स्ट अब ये देखिए फिर से उसी कंसेप्ट पे बेस्ड एक और क्वेश्चन है। इफ़ n पीपल a1 a2 an सिटिंग ऑन अ सर्कल, नंबर ऑफ वेज इन विच 3 पीपल कैन बी सिलेक्टेड इफ़ नो 2 ऑफ देम आर कंजिक्यूटिव, ठीक है। अब a1 a2 an में से, ठीक है, a1 a2 a3 an ये हैं, इनमें से मुझे 3 पीपल सेलेक्ट करने हैं जो कि क्या हो कंजिक्यूटिव, कोई से भी 2 नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पे n में से जो नंबर ऑफ वेज इन विच 3 पीपल कैन बी सिलेक्टेड, तो इसमें से मैं क्या 3 पीपल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ जो रिमेनिंग पीपल होंगे वो कितने हो जाएंगे n, एक पे n-1, 2 पे n-2, 3 पे क्या n-3, तो n-3 रिमेनिंग हो जाएंगे, ठीक है। इसमें से 3 मैंने सेलेक्ट किया तो n-3 रिमेनिंग हो जाएंगे। अब n-3, ठीक है ना, n-3 जो है ये कितने गैप क्रिएट करेंगे, ये क्रिएट करेंगे n-2, ठीक है। तो दीज विल क्रिएट n-2 गैप्स, क्योंकि गैप जो होते हैं वो कितने एक ज़्यादा होता है, और अब उनमें से मैं क्या कर दूंगा इन 3 को प्लेस कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा n-2p, ठीक है ना, n-2p3, तो इसका जो परम्यूटेशन है वो हो जाएगा आंसर
n-2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-5 फैक्टोरियल, ये आंसर हो जाएगा। तो ऐसे करके ये जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बेस्ड क्वेश्चन जो है हम कर सकते हैं, और सर्कुलर परम्यूटेशन बेस्ड जो क्वेश्चन है वो भी यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। तो इसकी समरी हम एक बार देख लेते हैं। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना। तो क्या हो जाता है, वो n में से r ऑब्जेक्ट्स को परम्यूट करने का क्या होता है, NPR फॉर्मूला, ये हमने देखा था यहाँ पे। और अगर n में से n के n सारे ऑब्जेक्ट्स को करना है तो उसका हो जाता है क्या, फैक्टोरियल n। और अगर P Q R का सम क्या है 9, जिसमें से P अलाइक ऑब्जेक्ट्स हैं और Q अलाइक हैं, ये फर्स्ट काइंड के सेकंड काइंड के, तो फैक्टोरियल में फैक्टोरियल Q फैक्टोरियल P, तो ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। और सर्कुलर कॉम्पिटिशन के फॉर्मूले अभी रिसेंट में हमने देखे, ठीक है। तो दिस वाज इट फॉर टुडे। इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।